हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा कराई जा रही एकेडमिक परीक्षा बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सेकेंड सेमेस्टर ज्योग्राफी के माइनर पेपर के आंसर पर डिस्कस करेंगे और यहाँ इस क्वेश्चन पेपर का आंसर भी मेरे द्वारा दिया जाएगा। यह क्वेश्चन पेपर बुकलेट कोड सी सीरीज का है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। निम्न में से किस भूगोलवेत्ता ने भारत को कृषि प्रदेशों में विभाजित किया? पी सेनगुप्ता, ए अहमद, मोहम्मद शफी, एम एस स्वामीनाथन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पी सेनगुप्ता, राइट ऑप्शन नंबर 1। तो पी सेनगुप्ता ने भारत को कुल 4 प्रधान कृषि प्रदेशों में, 25 मध्यम कृषि प्रदेशों में और 60 लघु कृषि प्रदेशों में विभक्त किया था। और आप लोग इसे सिर्फ पेपर के तौर पर न देखें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इनमें से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग इसे एक जीएस के तौर पर भी समझ सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जो भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 17 नवंबर 1960 को गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से पंतनगर में किया गया था। ठीक है, तो आप लोगों ने आंसर तो सुन लिया होगा, तो राइट ऑप्शन आपका सेकेंड हो जाएगा। 1960 में किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था 1960 में। कब किया गया था? तो 17 नवंबर को किया गया था। ठीक है ना, 17 नवंबर को किया गया था। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक, देखिए हरित क्रांति के जनक से ये समझ लीजिए कि ये जो हरित क्रांति था यह हरित क्रांति भारत में 1967 में आया हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य गेहूं, धान के फसलों में उत्पादन को बढ़ाना था। अब ये जो हरित क्रांति है, तो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम गॉड ने किया था। सब नोट कर लीजिए आप लोग, ऐसा नहीं है, ये पीजीटी 2021 में पूछा हुआ सवाल है, विलियम गॉड ने किया था। ठीक है, तो हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम गॉड ने किया था, जबकि हरित क्रांति के जनक के रूप में नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। और भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो स्वामीनाथन को माना जाता है। क्वेश्चन है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक, तो विश्व की बात की जा रही है तो नॉर्मन ई बोरलॉग रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल नहीं है? रबी की फसल मतलब जो ठंडियों में बोई जाती है, गर्मियों में काट ली जाती है, ऐसे फसल को रबी फसल कहते हैं, जिसमें आपका गेहूं है, चना है, मटर है, ये सभी क्या है? रबी की फसल है। उसी में गेहूं के साथ सरसों बोया जाता है। तो इन चारों में देखा जाए तो जो आपका सरसों है यह रबी की फसल है, अरहर, कपास और मक्का ये खरीफ की फसल है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो गेहूं के अधिकतम उत्पादन राज्य पूछा जा रहा है, तो इनमें आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत में निम्नलिखित में से किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो धान के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल आता है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि कई राज्यों में धान की खेती की जाती है। तो ये आपका सही आंसर धान हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है, यानी सफ़ेद सोना के नाम से कहा जा रहा है? तो इसमें जो आपका कपास है, ये कपास को सफ़ेद सोना के नाम से भी जाना जाता है। भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश है, हमारा उत्तर प्रदेश। इसके बाद महाराष्ट्र का स्थान आता है, फिर तमिलनाडु का स्थान आता है। अब आइए 9 नंबर देखते हैं, पीली क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो पीली क्रांति है ये आपका तिलहन उत्पादन से है। इसमें कुल 9
प्रकार के तिलहनों को शामिल किया जाता है, ठीक है ना, 9 प्रकार के तिलहन को शामिल किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि पीली क्रांति के जनक कौन है? जैसे अभी मैं वहाँ पर हरित क्रांति के जनक के बारे में बताया गया, इसी प्रकार से श्वेत क्रांति के जनक भी हैं, नीली क्रांति के और पीली क्रांति के। तो यहाँ पर पीली क्रांति के जनक क्या आप जानते हैं, जनक कौन है? कमेंट में बताएंगे। चलिए कमेंट में मत बताइए, मैं ही बता देता हूँ। पीली क्रांति के जो जनक हैं वो सैम त्रिपोदा है। कौन है? सैम त्रिपोदा है। आप लोग नोट कर लीजिएगा जो लोग देख रहे हैं। और देखिए वीडियो को आप लोग अपने मित्रों तक शेयर करिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक करिए, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन का घंटी भी बजा लेंगे, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके यहाँ तक नोटिफिकेशन मिले। और यदि आपके काम की चीज़ है तो आप उसको देखिए, पढ़िए। काम की नहीं चीज़ है तो आप अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए, हो सकता है वो आपके मित्र के काम का चीज़ हो। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान। तो इनमें देखिए जो आपका गुजरात है वो सबसे बड़ा मूंगफली का उत्पादन राज्य है। ये देखिए क्वेश्चन अभी हाल में बिहार स्टेट सेकेंड पेपर में पूछा गया था, स्टेट सेकेंड पेपर जाकर फिर पूछा गया था। आप अब आगे देखते हैं 11 नंबर। निम्नलिखित में से कौन राज्य भारत का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो इन चारों में भारत का सर्वाधिक जो कॉफ़ी उत्पादक राज्य होगा वो कर्नाटक हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन नंबर 2 है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है? तो रबर देखिए ये विषुवत-रेखीय प्रदेशों का एक वन होता है। विषुवत रेखा सर्वाधिक जो इन चारों में है तो वो केरल है। तो ये केरल आपका हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में तंबाकू का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है इन चारों में देखा जाए तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में आपका ये फर्स्ट ऑप्शन कर्नाटक ये सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आगे 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र यह तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में स्थापित किया गया। तो ये आपका उसी को त्रिची भी कहते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, त्रिची। भारत में कौन सा राज्य केसर का उत्पादन करता है? हिमाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। तो जम्मू कश्मीर में झेलम नदी के द्वारा लाई गई अवसाद जिसे करेवा के नाम से जाना जाता है, तो उस करेवा में केसर की खेती बहुत अधिक की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ये करेवा निक्षेप में इसकी खेती की जाती है केसर की। निम्नलिखित राज्यों में से किसे देश का प्रथम पूर्ण रूप जैविक राज्य घोषित किया गया है? तो इनमें देखा जाए तो सिक्किम को पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया है। तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? तो तिलैया जो बांध है यह झारखंड राज्य में स्थित है और दामोदर की मुख्य सहायक नदी बराकर नदी पर यह बनाया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बराकर नदी। निम्नलिखित में से कौन शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य है? तमिलनाडु, असम, बिहार, कर्नाटक। तो शहतूत रेशम का जो अग्रणी उत्पादक राज्य है इन चारों में आपका ये कर्नाटक सही है, बिल्कुल कर्नाटक इसका सही आंसर है। तो कर्नाटक में शहतूत रेशम का उत्पादन होता है। इसके अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना में भी कह सकते हैं कि शहतूत रेशम का उत्पादन किया जाता है। जबकि टसर रेशम का उत्पादन आपका ये बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया आदि राज्यों में होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है? तो इन चारों में तो आप लोग जानते ही होंगे कि असम सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। तो इसको आप लोग हल कर सकते हैं, यदि जिनको मैप और स्थिति मालूम हो वो अच्छे से हल कर लेंगे। आइए इस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, तो जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश ये 3 देशों की सीमा को साझा करता है। तो देखा जाए तो देखिए अब एक फिगर यदि बना दिया जाए, बना दे रहा हूँ मैं। चलिए ये देखिए सिक्किम हो गया, यहाँ पर ये भूटान हो गया, ये भूटान हो गया। अब यहाँ से लेकर के ये आपका यहाँ तक, ये यहाँ तक आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के बाद आपका आ जाता है नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम
और फिर यहाँ पे इधर ये त्रिपुरा है। तो यहाँ तक मान के चलिए, यहाँ तक आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश देखिए किसके साथ सीमा बनाएगा, तो ये आपका पहले बनाएगा भूटान के साथ, फिर इधर चीन के साथ और फिर इधर म्यांमार के साथ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 देश क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन के साथ, तो अरुणाचल प्रदेश तो बनाएगा नहीं। अब इसके बाद मेघालय की बात की जाए तो यहाँ पर आपका मेघालय है, ये मेघालय वाला हिस्सा है, तो ये केवल और केवल बांग्लादेश के साथ सीमा बनाएगा। जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल का ये भाग है, ये वाला पश्चिम बंगाल है, तो ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करेगा, भूटान के साथ सीमा साझा करेगा और नेपाल के साथ सीमा साझा करता है कौन, पश्चिम बंगाल। अब बचा सिक्किम, तो अब ये जो सिक्किम है ये 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से अपना सीमा साझा करेगा। तो ये रहा आपका सिक्किम, ये क्या है, ये आपका सिक्किम है। तो इस सिक्किम के यदि आप पश्चिम में चले जाइए तो नेपाल है, पूर्व में चले जाइए तो भूटान है और इसके उत्तर में चले जाइए तो यहाँ पर आपका तिब्बत है, और यह तिब्बत जो है कि चीन वाला ही क्षेत्र है। तो इस आधार पर आपका राइट ऑप्शन सिक्किम हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं 21 नंबर, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसे मैकमोहन कहते हैं। रेड क्लिफ रेखा ये पाकिस्तान के मध्य है, पाकिस्तान के, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। इंदिरा पॉइंट तो भारत का सबसे सुदूरस्थ बिंदु माना जाता है, जो अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार के सबसे दक्षिणी हिस्से में स्थित है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि 2004 के आई हुई सुनामी में, जो सुमात्रा सुनामी आई थी 2004 में, उसमें यह डूब गया था। अब दुरंड रेखा है, तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। तो भारत और चीन के बीच जो स्थित है वो मैकमोहन रेखा है, राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश के सीमा पर स्थित नहीं है। म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश है, म्यांमार देखिए ऐसे है, ये म्यांमार है, यहाँ तक ये ऐसे म्यांमार है, यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश। फिर अरुणाचल प्रदेश के नीचे आ जाइए तो यहाँ पर आपका नागालैंड, नागालैंड के नीचे मणिपुर, फिर यहाँ आपका मणिपुर के नीचे मिजोरम है। तो देख लीजिए आप लोग कि भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है। मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, लेकिन ये जो त्रिपुरा है ये म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है, बल्कि यह बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अब आगे, भारत की किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और फिर मिजोरम दिया है, तो ये मान के चलिए कि ये आसान क्वेश्चन हो गया। बांग्लादेश से नहीं लगती है, तो ये आपका बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश के साथ किसकी सीमा नहीं लगती है इनमें से, तो बांग्लादेश के साथ देखिए मिजोरम का लगता है, त्रिपुरा का लगता है, ठीक है, मणिपुर का नहीं लगता है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मणिपुर। अब इसके आगे है, निम्नलिखित में से किस राज्य की स्तरीय सीमा एक ओर चीन से तथा दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है। तो यहाँ पर आप लद्दाख को आप सही कर सकते हैं। लद्दाख के साथ एक तरफ चीन और दूसरी तरफ क्या है, पाकिस्तान है। पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ये अलग केंद्र शासित राज्य हो चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्तरीय सीमा बनाता है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन और नेपाल। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा बनाया जाता है। तो राइट ऑप्शन आपका बांग्लादेश हो जाएगा। कल के वीडियो में इसको मैंने सॉल्व कराया था, तो जो लोग कल का वीडियो देखे होंगे उनमें से 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो देखिए त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड, ये तीनों कर्क राज्य ये तीनों राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, और इस कर्क रेखा के उत्तर में मणिपुर स्थित है। तो यही सवाल पूछा गया है, इसका राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा। भारत के किस राज्य का समुद्र तट सबसे अधिक लंबा है। तो ये गुजरात का सर्वाधिक लंबा है। अब इसके बाद भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जहाँ पे दिया होगा, राइट ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। तो यही इसका सही उत्तर है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। भारत में अपनाई गई मानक मध्याह्न निम्न में से कौन है। तो इन चारों में से देखा जाए
तो सॉरी हाँ, मानक मध्याह्न रेखा कौन सा, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक मध्याह्न माना गया है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी जहाँ पे दिया होगा आपका 82.5 डिग्री पूर्व पहले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये जो भारत का मानक समय है या मानक रेखा है, यह भारत के कितने राज्यों से होकर के जाती है, तो ये 4 राज्यों से होकर के जाती है। और इसको आप लोग बता सकते हैं कौन कौन से राज्य हो सकते हैं। तो देखिए इसका एक साधारण सा ट्रिक है। क्या ट्रिक है? उत्तर में छाओ आप, क्या है? उत्तर में छाओ आप, ठीक है। तो उत्तर का मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छाओ का मतलब छत्तीसगढ़ और आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा भी, शायद ये 5 राज्यों से है, ठीक है ना, ये 5 राज्यों से है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थोड़ा सा हमें अभी डाउट भी है कि 4 है या 5 से कंफर्म नहीं हो पा रहा है, आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन इसका सही आंसर आपका 82.5 डिग्री पूर्वी है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो इनमें देखिए ये तो हिमाद्री श्रेणी भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी में से एक है, और जो अरावली है ये सबसे प्राचीन है। लक्षद्वीप समूह निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो जो लक्षद्वीप है वो अरब सागर में स्थित है, तो राइट ऑप्शन आपका अरब सागर हो जाएगा। धौलाधार पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किन राज्यों में अवस्थित है? तो धौलाधार पर्वत श्रेणी ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे है बारामूला दर्रा कहाँ स्थित है? शिवालिक श्रेणी में, महान हिमालय में, पीर पंजाल श्रेणी में, काराकोरम श्रेणी में। ये जो बारामूला दर्रा है ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, राइट ऑप्शन नंबर 3। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी हैं? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ आपस में मिलती हैं वहीं पर ये नीलगिरी पहाड़ी मिलती है, तो राइट ऑप्शन नीलगिरी पहाड़ी हो जाएगा। निम्नलिखित दर्रों में कौन उत्तराखंड में अवस्थित है? तो ये जो उत्तराखंड में अवस्थित है नाथुला कहाँ पे उत्तराखंड में है, शिवकिला हिमाचल प्रदेश में है, जेलेपला जो है कि आपका जम्मू कश्मीर में है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार अवस्थित है। सोनभद्र जिले को कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? तो सोनभद्र जिले को कुल 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो देखिए चिल्का झील और सांभर झील, ये दोनों ही खारे पानी की झीलें हैं, लेकिन जो चिल्का झील है ये सबसे बड़ी है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और सर्वाधिक पूछा जाए कि सर्वाधिक खारा झील भारत का कौन सा है? तो सांभर झील हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका चिल्का हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो इन चारों में देखिए ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाएगी, इसके अलावा आपका नर्मदा नदी भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, बल्कि ज्वारानद मुख डेल्टा का निर्माण करती हैं। अमरकंटक पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नहीं निकलती है, तो सोन नदी निकलती है, नर्मदा निकलती है, महानदी निकलती है, लेकिन गोदावरी जो है ये नहीं निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो ये महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भागीरथी और अलकनंदा नदियों की संगम निम्न में से कौन है? तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा एक दूसरे से मिलते हैं, तब जाकर के वहाँ पर गंगा की धारा प्रवाहित होती है। तो जब ये दोनों धाराएं मिलती हैं तो इन दोनों धाराओं को संयुक्त रूप से देवप्रयाग के आगे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं 43 नंबर। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो यहाँ पर देखिए ब्यास, चिनाब, रावी इनका है, इसका भी है और इनका भी है, लेकिन सतलज नदी का नहीं है। सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के राकस ताल से निकलती है। भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो भेड़ाघाट पर आप कभी मध्य प्रदेश जाइए जबलपुर में, तो वहाँ पर जबलपुर से 25 किलोमीटर थोड़ा सा दूरी पर आपको बहुत ही मनोरम दृश्य वाला एक वाटरफॉल मिलेगा, और उसे आप धुआंधार जलप्रपात के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही अच्छा लगता है इसको देखने में, खासकर आप गर्मियों के महीने में जाइए तब। बरसात के महीनों में जाएंगे तो जल की मात्रा अधिक होने के कारण से ये धुआंधार नहीं बन पाता है, लेकिन जब गर्मियों में जाएंगे तो वहाँ पर पानी की कमी रहती है, जिस कारण से धुआंधार जैसा आपको देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर आपका धुआंधार जलप्रपात है। 45 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो भ्रंश घाटी से ताप्ती है, नर्मदा है, ये दोनों प्रवाहित होती हैं, और यही ताप्ती जहाँ पर दिया हुआ है।
उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो मिट्टी पाई जाएगी वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी, बल्कि ये पूरे भारत में सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। उसके बाद लाल मिट्टी है, फिर उसके बाद काली मिट्टी है, फिर उसके बाद लेटेराइट मिट्टी है। निम्नलिखित में से किस घाटी में काली मिट्टी पाई जाती है? तो देखा जाए तो भारत की जितनी भी नदी घाटियाँ हैं उनमें प्रायः जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर काली मिट्टी कहा जा रहा है। तो नर्मदा घाटी, गोदावरी घाटी, तापी घाटी, गंगा घाटी। तो गंगा घाटी में तो नहीं मिलेगा, ठीक है। नर्मदा घाटी ये मध्य प्रदेश में, गोदावरी घाटी ये गोदावरी घाटी महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र ये आपका गोदावरी घाटी हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है इस क्वेश्चन पर, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से ये गोदावरी घाटी होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से किसे कपास की मिट्टी कहते हैं? काली मिट्टी को कपास की मिट्टी भी कहा जाता है, तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय जलवायु किस प्रकार की है? तो भारत की जो जलवायु है वो उष्ण मानसूनी प्रकार की जलवायु है, तो राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 50 नंबर है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को ही पद्मा के नाम से जाना जाता है, तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा नहीं होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा वर्षा नहीं होती। कर्नाटक, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, इन चारों में आपका जो सही आंसर है वो राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान में नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना होगा कि तमिलनाडु के द्वारा, अरे तमिलनाडु में दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा वर्षा नहीं होती। तो ऐसा नहीं है, तमिलनाडु में भी दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा वर्षा थोड़ी बहुत मात्रा में हो जाती है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में जो वर्षा तमिलनाडु राज्य में होती है वो उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा होती है। अब आगे चलते हैं, कोपेन ने भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है? तो कोपेन ने भारत को मुख्य रूप से कुल 5 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है, लेकिन इन 5 का उप विभाजन किया और इनको 8 उपवर्गों में विभक्त किया है। तो ये 8 दिया हुआ है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका 8 हो जाएगा। वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मोसिन राम निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये जो आपका मोसिन राम है ये कह सकते हैं कि मेघालय राज्य में स्थित है। यहाँ पर विश्व का सर्वाधिक वर्षा लगभग 1100 सेंटीमीटर के आसपास होती है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? तो इन चारों में लेह में सबसे कम वर्षा होती है। कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, अभी मैंने बताया था तमिलनाडु राज्य में कोरोमंडल तट पर उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा सर्वाधिक वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन अरावली में नहीं पाया जाएगा, शिलांग पठार पे ही पाया जाएगा, शिवालिक में भी नहीं पाया जाएगा, प्रायद्वीप पठार पे भी नहीं पाया जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 56 हो गया। 57 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किन 2 नदियों के डेल्टा क्षेत्र में ज्वारी वन पाए जाते हैं? तो इन चारों में देखा जाए तो जो कृष्णा और कावेरी नदी है, इन्हीं नदियों के डेल्टाई भागों में ज्वारी वन या मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इसके अलावा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टाई भागों में भी ज्वारी वन पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर गंगा के साथ महानदी दे दिया है, अकेले सिर्फ महानदी वाले में ही पाया जाता है। अब आगे चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका देवदार हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपका देवदार है। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? तो यहाँ पे प्रतिशत की बात कर रहा है, तो इन चारों में सर्वाधिक जो होगा वो मिजोरम होगा। तो मिजोरम में सर्वाधिक कह सकते हैं कि प्रतिशत वाले वनाच्छादित हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका मिजोरम हो जाएगा। तो मिजोरम में लगभग 84.53%, 84.53%। और जबकि अरुणाचल प्रदेश में कितने हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में 79.33% है, 79.33% है। यदि अब बात किया जाए कि किस राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक वन पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाया जाता है। आइए अब आगे देखते हैं 60 नंबर, भारत में चंदन के वृक्ष सर्वाधिक किस राज्य में मिलते हैं? तो भारत में चंदन के वृक्ष ये
कर्नाटक राज्य में मिलते हैं, तो राइट ऑप्शन आपका कर्नाटक हो जाएगा। तुलबुल परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो ये जो तुलबुल परियोजना है ये झेलम नदी पर स्थित है, तो राइट ऑप्शन आपका झेलम हो जाएगा। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो इन चारों में छोटा नागपुर का पठार, जिसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है, ये खनिज पदार्थों की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध है। भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य इन चारों में क्या, बल्कि पूरे भारत में ही राजस्थान है। और राजस्थान का जो बीकानेर है ना, राजस्थान का जो बीकानेर है यह सर्वाधिक जो है कि जिप्सम का उत्पादन करता है। और कुल भारत के जिप्सम का लगभग ये 90% उत्पादन करता है। कितना करता है? कुल भारत के जिप्सम का यह 90% उत्पादन करता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैंगनीज अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करता है? मैंगनीज अयस्क की बात कर रहा है, तो इसमें देखिए जो उड़ीसा है, तो उड़ीसा मैंगनीज और बॉक्साइट दोनों का सर्वाधिक उत्पादन करता है। और ये जो बॉक्साइट है, ये बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक अयस्क है। केरल के समुद्र तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? तो केरल के समुद्री तट पर ये मोनाजाइट नामक परमाणु खनिज पाया जाता है। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा मोनाजाइट हो जाएगा। आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? तो नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र पूछा जा रहा है। तो इनमें जो नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र है ये अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, इनमें नामचिक नामफुक ये आपका मेघालय में स्थित है। ये मैंने मेघालय बता दिया, लेकिन आप लोग भी देख लीजिएगा। हालांकि मेघालय होना चाहिए, लेकिन कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन पर, तो इसलिए आप लोग कमेंट में, यदि आप लोग को इसका आंसर मिल जाएगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जादूगुड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगुड़ा यूरेनियम की खान है। और यह कहाँ पे स्थित है? तो जादूगुड़ा ये झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? कोयली, नूनामाटी, हटिया, बरौनी। तो बरौनी बिहार में है, यहाँ पर कह सकते हैं कि तेल शोधन कारखाना है, लेकिन ये हटिया, नूनामाटी, कोयली, इन तीनों में तेल शोधन कारखाना नहीं है। इन तीनों में तेल शोधन कारखाना नहीं है। ये क्वेश्चन होना चाहिए कि इनमें से कहाँ तेल शोधक कारखाना है, ये होना चाहिए। नहीं, यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। तो ये आपका बरौनी हो जाता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर अब जो भी विद्यापीठ मान ले, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ही ये सही नहीं है। बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? तो बैलाडीला की जो खान है वो लौह अयस्क से संबंधित है। और जो बैलाडीला की खान है ये छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। आगे अब हम लोग देखते हैं 70 नंबर। काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये जो आपका काकरापार है ये गुजरात राज्य में स्थित है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4 गुजरात। संगमरमर निम्नलिखित में से क्या है? तो संगमरमर एक प्रकार की चट्टान है जो कि चूने पर अत्यधिक दबाव और ताप के कारण जब होता है, यानी कि जब चूने पर अत्यधिक ताप और दाब क्रिया होती है तो वो चूना संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो जब ताप और दाब क्रिया अधिक हो जाती है तो उसको आप कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान के नाम से जानते हैं। तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब 72 नंबर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये जो आपका सरदार सरोवर बांध बना हुआ है ये नर्मदा नदी पर स्थित है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा नर्मदा नदी। भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित की गई थी? कांडला, विझिंगम, कारवार, धारवाड़। तो ये जो विझिंगम है ना, ये विझिंगम कहाँ है? ये केरल के तिरुवनंतपुरम में विझिंगम है और यहीं पर भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई। 74 नंबर है। भूतापी ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये जो मणिकरण बिजली संयंत्र है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो राइट ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। और आज के क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति कब पारित हुआ था? 2020, 2014, 2016, 2018। तो ये 4 जून 2018 को नई राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति पारित की गई थी। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो आज के वीडियो के सेशन में हम लोगों ने ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के कुल 75 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के
आंसर पर डिस्कस किए। आप लोग अपने आंसर का मिलान यहाँ से कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, उसको शेयर करिए। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वे लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का घंटा ज़रूर दबा दें